हम लोग क्लास 10th भूगोल का जो 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ठीक ना। ये उसका तीसरा भाग है और एक तरह से ऑनलाइन वीडियो का ये 23 भाग है, ठीक ना। इसमें हमें पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके पहले हम लोग पढ़े थे संचार सेवाएं। क्या पढ़े थे? संचार, जिसमें निजी संचार, डाक संचार और जन संचार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो हमें आज क्या पढ़ना है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार किसे कहते हैं? दो देशों या दो राज्यों के मध्य होने वाले वस्तुओं के आदान प्रदान को हम लोग ही क्या कहते हैं? व्यापार करते हैं। देखिए दिया है, राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। मतलब राज्यों या देशों में, मतलब दो राज्य हों, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार हो, वो वस्तुओं का आदान प्रदान करते हों, ठीक। या देश हो, अमेरिका है, भारत है, ठीक ना। तो उनके बीच यदि वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यापार करते हैं। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ जिसका विनिमय होता है, ठीक ना। बाजार मतलब किसका? किसी भी वस्तु का। मतलब कहाँ यदि व्यापार होगा? बाजार। तो बाजार के द्वारा वह एक ऐसा जगह है जहाँ विनिमय संभव है। विनिमय मतलब क्या करना? वस्तुओं का आदान प्रदान करना, ठीक ना। दिया है, दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मतलब यदि दो देशों के बीच वस्तुओं का यदि आदान प्रदान हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक ना। दो देशों, वहाँ दो राज्य की बात नहीं आ रही है, दो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक ना। यदि उनका वस्तुओं का वो आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। मतलब व्यापार किस रास्ते से होगा? समुद्री मार्ग के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा और स्थलीय मार्गों के द्वारा आसानी पूर्वक से व्यापार किया जा सकता है, ठीक ना। अब देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयात तथा निर्यात व्यापार के दो प्रमुख घटक हैं। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, एक आयात और एक निर्यात व्यापार के ये दो प्रमुख घटक हैं, ठीक है। तो आयात किसे कहते हैं? निर्यात किसे कहते हैं? एक बार जरूर देख लीजिएगा, ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं आयात किसे कहा जाता है और निर्यात किसे कहा जाता है। जब किसी वस्तु को दूसरे देशों से अपने देश में मंगाया जाता है तो उसे आयात कहा जाता है। मतलब जब हम किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ खनिज तेल है, ठीक ना, तो हमारे देश में नहीं है उदाहरण के रूप में, तो हम क्या करते हैं? उसे इराक से हम अपने देश में मंगाते हैं, ठीक ना। तो उसकी आवश्यकताओं की यदि पूर्ति करने के लिए हम दूसरे देशों से यदि मंगाते हैं अपने देश में, तो हम उसे क्या कहते हैं? आयात कहते हैं, ठीक। जैसे कच्चा पेट्रोलियम इराक से भारत आता है, ठीक ना। क्या आता है? कच्चा पेट्रोलियम। अब देखिए दूसरा, निर्यात। जब किसी वस्तु को अपने देश से दूसरे देश को भेजा जाता है, मतलब अपने देश भारत से दूसरे देश को, किसी देश को भेजा जाता है, उसे हम लोग निर्यात कहते हैं। जैसे मान लीजिए चाय भारत से कई देशों को भेजा जाता है, चाय का नाम सुने होंगे, ठीक ना। वो हमारे देश से कई देशों को वह भेजा जाता है, ठीक। तो हमारे देश में इसका उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है, ठीक ना। तो इस तरह ये है हमारा आयात निर्यात व्यापार का ये दो प्रमुख घटक हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे, दिया है, विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। मतलब विश्व के बहुत ऐसे देश हैं जहां भारत के साथ उनका व्यापारिक अच्छा संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं मैग्नीज, चाय, चमड़े का सामान, कहवा, अनाज आदि का निर्यात किया जाता है। मतलब भारत में जो मुख्य रूप से जो वस्तुओं का जो निर्यात किया जाता है, जिसमें मैग्नीज है, चाय है, चमड़े का सामान है, कहवा है, अनाज है, इन तरह की वस्तुओं का बड़े पैमाने में भारत क्या करता है? निर्यात करता है, दूसरे देशों को भेजता है। कुछ हमारे देश में आयातित वस्तु हैं जिनका आयात किया जाता है, जैसे कच्चा पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न, जवाहरात, आधार, धातुएं, मशीनें, कृषि तथा अन्य उत्पाद शामिल हैं, ठीक ना। जिनका हम क्या करते हैं? दूसरे देशों से भारत में क्या करते हैं? उन्हें मंगाते हैं, ठीक ना। तो हमारे देश में इनका उत्पादन बहुत ही कम है, तो हमारे देश में अपने आवश्यकता के अनुसार इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो इसलिए हम इनको दूसरे देशों से क्या करते हैं? मंगाते हैं, ठीक ना।
अब दिया है भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर के बारे में सुने होंगे, ठीक ना। एक महाशक्ति के रूप में धीरे धीरे उभर रहा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। मतलब इसका बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, इसका निर्यात किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें विदेशी मुद्रा क्या होती है, अर्जित होती है, मतलब प्राप्त होती है, जिससे हमारा विकास होता है। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं डॉलर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एक तरह से डॉलर है। तो जब हम व्यापार करते हैं तो यदि हम वस्तुओं को निर्यात करते हैं तो हमें मान लीजिए हम कोई वस्तु बेच रहे हैं, समझ लीजिए एक तरह से, तो क्या हुआ, निर्यात हुआ, तो उससे हमें डॉलर मिलेगा। यदि हम आयात कर रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, रुपया हम देते हैं, डॉलर देंगे तो हमारा अधिक से अधिक क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यदि व्यापार करते हैं जिसमें वस्तुओं का निर्यात करते हैं, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा क्या होती है, अर्जित होती है। तो इस तरह ये हमारा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक ना, ये समाप्त हुआ। आगे देखेंगे हम लोग एक और थोड़ा सा है, पर्यटन एक व्यापार के रूप में, ठीक ना। पर्यटन का नाम सुने होंगे लोग, बहुत जगह तीर्थ स्थल है, मंदिरें हैं, बहुत ऐसे विरासत की पुरानी महलें हैं, ठीक ना। तो उसे देखने के लिए लोग आते हैं, उससे भी हम एक उद्योग के रूप में हम जानते हैं। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। मतलब लगभग 30 वर्षों में दिखाया गया है भारत में बड़े पैमाने पर पर्यटन जो उद्योग है उनमें वृद्धि देखने को मिला है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। मतलब 150 लाख से भी अधिक एक तरह से कहा जाए पर्यटन, मतलब लोग क्या करते हैं, विभिन्न तरह के स्थल व्यापार संबंधित उन्हें देखने के लिए जाते हैं, जिन्हें व्यापार से उनको जोड़ दिया गया है। यह राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। मतलब देश की एकता को कौन, पर्यटन, ठीक ना, उनमें ये दिखाता है कि हाँ उस देश के लोग किस तरह हैं, तो उनके बीच एक तरह से एकता स्थापित होती है तथा स्थानीय हस्तकला और वह सांस्कृतिक उद्यमों को आश्रय देता है। मतलब जो भी लोग क्या स्थानीय जो हस्तकला होती है, हाथों के द्वारा जो वस्तुएं बनाते हैं, उनकी मांग बढ़ जाती है। वहाँ के सांस्कृतिक जो उद्यम होते हैं उन पर आश्रय वह देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति और विरासत की समझ विकसित करने में सहायक होती है। मतलब हमारी जो भी संस्कृति और विरासत है उसको समझने में, विकसित करने में बहुत बड़ा अपना योगदान देता है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, भारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। मतलब भारत में विभिन्न तरह के जैसे विरासत है, जैसे मान लीजिए आगरा का ताजमहल है, ठीक ना, राजस्थान में बहुत उस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद से हमारे दक्षिण भारत में बहुत तीर्थ मंदिरें हैं, तो वहाँ लोग आते जाते रहते हैं उनको देखने के लिए, ठीक ना। तो इस तरह मतलब ये हमारे क्या है, एक तरह से उद्योग के रूप में है, जो उनका हम क्या करते हैं, भारत में राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण भारत के मंदिर विदेशी पर्यटकों के महत्वपूर्ण स्थल है। मतलब हमारे देश में ये जो स्थान है, राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर, उसके साथ दक्षिण भारत के जो मंदिर, वहाँ विदेशी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, एक पर्यटक के रूप में स्थल है ये देखने के लिए, ठीक ना। तो इस तरह ये मतलब हमारा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग क्या करते हैं, इन्हें देखने के लिए आते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा ये हमारा जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त हुआ। अब थोड़ा सा हम आपको 1 मिनट क्या बोलते हैं, कुछ हमारे अध्याय संबंधी प्रश्न जो हैं हम उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, ठीक ना। अभ्यास के देखिए जो हमारे प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें दिया है पहला, निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित तथा पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जोड़ते हैं। मतलब दूरस्थ, पूर्वी, पश्चिमी। एक बार थोड़ा सा हम आपको मानचित्र दिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ देख रहे हैं ना, ये हमारा पूर्वी भाग है, ये क्या है, पूर्वी, और ये क्या है, हमारा पश्चिमी भाग है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये हमारा पूर्वी है, तो ये है हमारा, देख रहे हैं ना, सीधे ये ऐसे जा रहा है, सीधे यहाँ तक चला आया पोरबंदर तक। तो ये है सिलचर पोरबंदर पूर्वी और पश्चिमी गलियारा, जिन्हें ये जोड़ने का कार्य करता है, सिलचर से पोरबंदर तक ये है। आप याद रखिएगा, इन्हें भूलिएगा नहीं, ठीक ना।
ये है हमारा क्या है, सिलचर और पोरबंदर है, ठीक ना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सिलचर और पोरबंदर इसमें सही हो जाएगा। दूसरा है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, तो वह है पाइपलाइन। इसमें किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होती, जिसमें आपको हम बताए होंगे जैसे खनिज तेल है, ठीक, और आप पढ़े होंगे गैस है, तो उसको पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है, तो उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानियां नहीं होती हैं। तीसरा है निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो वह है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश जुड़ा है, गुजरात उत्तर प्रदेश भी जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो इस तरह ये जो हमारा महाराष्ट्र है ये उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद से निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय और अधिकतम गहराई का पतन तथा पूर्ण सुरक्षित है। आप पढ़े होंगे विशाखापट्टनम, हम पढ़ाए हैं, हमें अच्छी तरह से याद है। जैसे एक बार आपको हम मैप में दिखा रहे हैं, ध्यान देखिए, ये है हमारा विशाखापट्टनम, ठीक ना, जो अधिकतम सुरक्षित है और स्थलीय जो गहराई में क्या है उपलब्ध है, ये हमारा विशाखापट्टनम। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। उसके बाद से दिया है निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, निम्न में से, तो वो रेल जो परिवहन है वो सबसे एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, दो या दो से अधिक, जहां देश की बात आ जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, ठीक ना। कौन सा व्यापार हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक। उसके बाद से दिया है सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। आप पढ़े होंगे सड़क परिवहन के बारे में हम बताए होंगे, इसमें कहा भी गया है कि सड़क परिवहन में जो लागत होती है बहुत ही कम होता है, ठीक ना। दूसरा, यहाँ आसानी पूर्वक से किसी जगह जैसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भी सड़क आसानी पूर्वक से निर्माण किया जा सकता है, ठीक ना। तो इस तरह हम आपको ये बता दिए होंगे, आप पढ़ लिए होंगे। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है और तथा क्यों, तो आप जानते हैं कि जो रेल परिवहन क्षेत्र है वो मैदानी भागों में सबसे सुविधाजनक होती है, क्योंकि वहाँ जो स्थल होता है वो बराबर होता है, जिससे आसानी पूर्वक से रेल का क्या जाता है निर्माण, रेलवे लाइन का निर्माण किया जा सकता है। सीमांत सड़कों का महत्व, जो भी हमारे सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ सड़कों का निर्माण कर देने से उन क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को विभिन्न तरह की सुविधाएं उपलब्ध होने लगी। व्यापार से आप क्या समझते हैं, अभी हम आपको बताया दो या राज्यों या देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के आदान प्रदान को हम लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। एक होता है स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्वीकृति। स्थानीय जो व्यापार होता है वो हमारे देश की सीमा के अंदर होता है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो दूसरे देशों के मध्य किया जाता है, ठीक। इस तरह ये आप कर चुके होंगे। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में। परिवहन तथा संचार साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। अभी आपने पढ़ा है परिवहन साधन, किसी भी देश का विकास पूरी तरह से उस परिवहन और संचार साधनों के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है, ठीक ना। बड़े पैमाने पर इसको पढ़े। पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदली प्रवृत्ति पर एक लेख लिखिए, ठीक। तो इस तरह आपको ये प्रश्न हल कर लेने हैं। हम कुछ आपको अभी हम सोल्यूशन भी दे रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम अगले जब वीडियो में हम देखेंगे तो हम लोग अब अगला किताब जो इतिहास का है अब उसे हम लोग प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।